अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 10 मोस्ट कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इन स्टॉक्स की ख़ास बात यह है कि ये ना सिर्फ डिविडेंड देते हैं हर साल, बल्कि बहुत कंसिस्टेंटली इनमें से मोस्ट जो हैं वो तकरीबन चारों के चारों क्वार्टर्स में देते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ये पिछले 10 साल से कोई भी कंपनी किसी एक क्वार्टर में भी माइनस में नहीं गई, और अगर गई है तो कोई मसलन कोविड वाला साल हो गया, उस वक्त उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, तो वो भी माइनस में नहीं गई, बल्कि उनकी सेल्स वगैरह कम हुई हैं और ईपीएस वगैरह पॉजिटिव में ही रहा है। इनमें फंडामेंटली कोई मतलब इशू नहीं है, और ये 10 फेवरेट स्टॉक्स हैं मेरे। तो स्टॉक्स की डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो है, आप जिस कंपनी के शेयर्स परचेज़ करके रख लेते हैं, वो कंपनी आपको प्रॉफिट बैंक में ट्रांसफ़र करने लग जाती है आपके शेयर्स की अमाउंट के मुताबिक। मसलन अगर आपने 1000 शेयर्स रखे हुए हैं और उस पर प्रॉफिट उनका आया है 16 रुपीज़, और उसमें से 8 रुपीज़ वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 8,000 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको डिविडेंड कहा जाता है, और ये सारी कंपनीज़ नहीं करती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी 50% से कम कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि डिविडेंड पे करती हैं, और बहुत कम है जो कि हर क्वार्टर में करती हैं। इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की डिटेल्स में जाने से पहले कुछ थोड़े बहुत एक दो कंसेप्ट्स हैं डिविडेंड से रिलेटेड जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब मैं आप इनकी डिटेल्स बता रहा हूँगा हर शेयर की, तो आपको बहुत अच्छा बेहतर समझ आएगा। ये भी डेफिनेटली उन नए लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा देर मार्केट में नहीं रहे और इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते इतना सही। सबसे पहली आती है पे आउट रेशो। पे आउट रेशो ये होती है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है पर शेयर, उसमें से कितनी परसेंट कंपनी जो है वो पे आउट कर देती है और कितने परसेंट कंपनी अपने पास रखती है, ताकि वो अपने डेट्स वगैरह पे कर सके, ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसों को सेव कर सके, और उससे फिर फ्यूचर में कोई नया प्लांट लगाना हो, किसी फैसिलिटी की मेंटेनेंस वगैरह करनी हो, तो वो कर सकते हैं। तो जो पे आउट रेशो है वो मसलन अर्निंग्स के अगेंस्ट होती है, यानी कि अगर कंपनी ने पर शेयर साल में 16 रुपये अगर अर्न किए हैं और उसमें से 8 वो अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि पे आउट रेशो कंपनी की 50% है। और इसी तरह अगर 16 रुपीज़ अर्न किया और 16 रुपीज़ ही पर शेयर वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की पे आउट रेशो 100% है, और 100% वाली कंपनीज भी हैं, बल्कि आज की लिस्ट में भी शामिल है। अब कोई नया बंदा ये भी सोच सकता है कि कंपनी ने जब 100% ही पे आउट कर दिया अपने इन्वेस्टर को, ये शेयर होल्डर को, तो फिर कंपनी के पास खुद क्या बचा। तो कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं जो कि उनके अपने होते हैं, मसलन 50% शेयर्स उनके अपने होते हैं और 50% शेयर्स मसलन फ्री फ्लोटिंग होते हैं, या डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के भी डिफरेंट हिस्से होते हैं। तो 100% का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना सारा प्रॉफिट उठा के अपने जो शेयर होल्डर्स थे दूसरे उनमें कर दिया। आपके हिस्से का जो प्रॉफिट बनता है ना, मसलन आपने 1000 शेयर्स रखे हुए हैं और उस 1000 शेयर्स पे पर शेयर जितना प्रॉफिट बनता है, उसको अगर 100% उन्होंने पे आउट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि 100 पे आउट रेशो है। मसलन आपने 1000 शेयर्स रखे हुए हैं और 16 रुपीज़ प्रॉफिट आया था पर शेयर, तो वो 16,000 अगर पे आउट कर देते हैं आपको, तो वो फिर 100% कंपनी की पे आउट रेशो होती है। और इसी तरह 50%, 40% इस तरह डिफरेंट कंपनीज रखती हैं। और जो अपने पास पैसे रखते हैं वो भी मसलन वो कंपनी के ओनर्स को नहीं जाते, वो कंपनी के अंदर ही रहते हैं। वो बाद में फ्यूचर ग्रोथ के लिए या डेट पेमेंट्स या किसी भी कंपनी के चीज़ के लिए पे होते हैं। कंपनी से पैसा वही बाहर जाता है जो जितने पैसे आपको मिल रहे होते हैं उतने ही कंपनी के ओनर्स को मिल रहे होते हैं एज अ पे आउट वगैरह। अच्छा, इसके बाद उन 10 शेयर्स पे जाने से पहले डिविडेंड परसेंट और डिविडेंड यील्ड परसेंट में फ़र्क जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो डिविडेंड परसेंट अगर कंपनी कह देती है कि हमने 140% डिविडेंड अनाउंस कर दिया एक शेयर पे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको 1,40,000 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का जो शेयर होता है ना, उसकी एक फेस वैल्यू होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फेस वैल्यू है ना, वो 10 रुपीज़ है, फिर 1 रुपीज़ भी कुछ शेयर्स की है।
₹5 भी कुछ शेयर्स की है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर शेयर्स की जो है वो ₹10 वैल्यू है, चाहे उसकी प्राइस 200-300 हो इस टाइम पे। तो जब भी कंपनी ये कह रही होती है कि 140% हमने डिविडेंड दे दिया इस क्वार्टर में, तो इसका मतलब ₹14 होता है, यानी कि उन ₹10 का 140% उसकी जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी उसको कहा जाता है। और डिविडेंड यील्ड का परसेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी शेयर में आपने जितने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी जो करंट प्राइस बनती है शेयर्स की इस स्पेसिफिक ईयर में, उसका कितने परसेंट कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मसलन अगर आपने 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने जितने की भी की थी उसकी करंट वैल्यू 140,000 है उस शेयर के लिहाज से, उस पर अगर लेट से आपको 14,000 जो है वो डिविडेंड आ जाता है, तो इसकी डिविडेंड यील्ड 10% हो गई। या आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, ₹1,00,000 पे अगर 20,000 आपको डिविडेंड मिल जाता है तो डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है वो 20% हो गई। यानी कि ये आपकी जो इन्वेस्टेड मनी की जो करंट वैल्यू होती है उसकी बेस पे डिविडेंड यील्ड की जाती है। और ये भी एक अच्छा मैट्रिक्स होता है जिसकी बेस पे आपको पता लगता रहता है कि आपने मसलन 5 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर कितने परसेंट कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इससे आप शेयर टू शेयर जो है वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसमें फिर ये मैटर नहीं करता कि स्पेसिफिक कंपनी के शेयर की क्या प्राइस है, ये इन्वेस्टेड वैल्यू पे या शेयर्स की करंट वैल्यू पे ये कंपैरिजन होता है। मसलन एक शेयर है जिस पे आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी ₹100 प्राइस है, तो आपके पास 1000 शेयर्स पड़े होंगे, लेकिन डिविडेंड अगर उस पर 20,000 आता है तो वो 20% डिविडेंड यील्ड है। इसी तरह एक और शेयर है जिसके जो है वो ₹1,000 शेयर की प्राइस है, तो आपके ₹1,00,000 पे 100 शेयर्स आएंगे। तो लेकिन डिविडेंड अगर 20,000 कंपनी अनाउंस करती है तो वो फिर अगेन डिविडेंड यील्ड उसकी 10% होगी। यानी कि इसमें शेयर की प्राइस मैटर ही नहीं करती, इन्वेस्टेड मनी की बेस पे होती है डिविडेंड यील्ड। इसमें फिर एक और चीज़ होती है कि मसलन अगर मैंने इस साल शेयर्स लिए हैं किसी भी कंपनी के, लेट से DCR के किसी ने इस साल अगर शेयर लिए ₹40 के लिहाज से, तो डिविडेंड यील्ड उसको जो मिल रही होगी अभी 6% मिल रही होगी। लेकिन अगर किसी ने तब लिए थे जब ₹10 का था वो शेयर, और अब अगर उसको डिविडेंड ₹6 पर शेयर मिल रहा है, तो उस लिहाज से तो उसको 4 टाइम्स जो है वो डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड जो है वो करंट ईयर के लिहाज से ही कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शेयर्स की प्राइस भी साथ साथ बढ़ती रहती है और डिविडेंड भी बढ़ता रहता है। तो अगर आप किसी एक शेयर में जो कि कंटिन्यूस डिविडेंड देता है, बेशक कम देता है, वो इस साल अगर आप इन्वेस्ट कर लें तो 3 साल बाद जब उसकी प्राइस भी ऊपर चली जाएगी और यील्ड तकरीबन वही रहेगी, तो आपके लिए उसकी यील्ड बड़ी भी होगी। आपके ₹10 पे शायद वो ₹10 साल के अंदर डिविडेंड दे रहा हो। तो ये भी चीज़ है। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट्स तो आप समझते ही रहते हैं, आप बाकी चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने के बजाय आप उन 10 शेयर्स पे चले जाते हैं जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने फाइनली। तो सबसे पहले माय पर्सनल फेवरेट एंग्रो फर्टिलाइज़र। इसका मेरा फेवरेट होने की वजह इसकी ये है कि इनका जो पे आउट परसेंटेज है वो 100% है। यानी कि इनके जो जितना भी ईयर में प्रॉफिट होता है ये सारा का सारा अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देते हैं। दूसरी बात, ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड पे करते हैं, यानी कि हर क्वार्टर में करते ही करते हैं। इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹222 है और इसका जो करंट PE रेशो है वो 10 की PE पे ये इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 10 to 23% तक है। इसकी जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही हैं। इसकी अर्निंग पर शेयर भी ईयर टू ईयर इंक्रीज़ ही कर रही है। इसके 100% पे आउट रेशो होने की वजह यह है कि इसको प्रॉफिट में से कोई भी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर वो रखेंगे तो उस कैश का क्या करेंगे। ये असल में पाकिस्तान में 3-4 बड़े ही कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की सारी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। उनमें से एग्रो फर्टिलाइज़र एक है और तकरीबन पाकिस्तान में जितना भी फर्टिलाइज़र बनता है वो उसी साल, अगर कोई स्लो ईयर हो एग्रीकल्चर के लिए तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, वरना नेक्स्ट 2-3 सालों में बिक जाता है। इसका प्लांट भी बिलियंस में लगता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में। तो इनको एक तो प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मार्केट में 2-3 प्लेयर्स हैं वो उतनी ही फर्टिलाइज़र बना रहे हैं जितनी पाकिस्तान में यूज़ हो जाती है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है क्योंकि वो
सब्सिडी भी देते हैं इन कंपनीज़ को गैस वगैरह पे और चीज़ों पे, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। इस वजह से जितना भी उनको प्रॉफिट होता है फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ को, वो ज़्यादातर जो है वो पे आउट कर देती हैं। स्पेशली ये जो एग्रो फर्टिलाइज़र है, ये तो 100% ही आपको पे आउट कर देती है। इसके बाद आ जाती है FFC, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। रिसेंटली एक फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम कंपनी लिमिटेड, ये भी फौजी फाउंडेशन की दूसरी कंपनी थी फर्टिलाइज़र की, ये भी इसके अंदर मर्ज हो चुकी हुई है। अब ये एक ही कंपनी बन चुकी हुई है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये पिछले 5 साल में इसने 40 to 60%, हर साल 40 to 60% के दरमियान पे आउट रेशो इसकी रही है, और एवरेज 50% तक पे आउट रेशो रही है। यानी कि जितनी भी अर्निंग्स हुई हैं इसकी 5 साल में, उसका 50% इन्होंने आपको पे आउट कर दिया। जो रखा है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं ये कैश में भी, तो फिर उस पे जो प्रॉफिट वगैरह आता है वो दोबारा आपके प्रॉफिट को ही इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसीलिए इसकी जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ी है पिछले 4-5 साल में। इसकी जो करंट शेयर प्राइस है वो 585 रुपीज़ है, जो कि 1-2 साल पहले सिर्फ 100 रुपये पे थी। तो वो 4 to 5 टाइम्स जो है वो बढ़ चुकी हुई है। इसकी भी जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ ही हुई है। इसी तरह डिविडेंड पे आउट रेशो भी इनकी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी है। इसके अलावा सेल्स इनकी अमाउंट में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ ही हुई है। इसके बाद जो थर्ड है, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंटली 4 टाइम्स ज़रूर देता है डिविडेंड साल में, वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसकी करंट प्राइस 442 रुपीज़ है, जो कि 2 years बैक 82 रुपीज़ थी, और 4 टाइम्स बढ़ चुकी हुई है इतने अरसे में। और इतने साथ मतलब डिविडेंड्स भी दिए हैं। अभी इसका जो करंट डिविडेंड है, हर क्वार्टर में ये 7 रुपीज़ तक डिविडेंड दे रहा है। पे आउट रेशो जो है इसकी 30 to 50% है। एवरेज 42% बनती है पिछले 5 साल की। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 15% एवरेज रही है पिछले 4-5 सालों में, जबकि इस टाइम पे अगर आप अकाउंट में रखते तो कुछ सालों में आपको 20% तक भी मिल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली आपको 10% तक रेट मिल रहा है, जिससे इनकी यील्ड जो है फ़िलहाल बेहतर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टॉक भी तो पिछले 1-2 साल में जो है वो ठीक ठाक बढ़ा है, 4 टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम। जो PE रेशो है करंटली 7.81, जो कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ये इस टाइम पे अवेलेबल है। एक चीज़ जो है वो अभी रेट्स जो हैं, प्रॉफिट रेट्स कट हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा है कि शायद इसकी अर्निंग्स कम ना हो जाए, लेकिन फिर भी उतनी कम उस तरह नहीं हो सकती कि नुकसान में तो खैर जा ही नहीं सकते पाकिस्तानी बैंक, क्योंकि ज़्यादातर करंट अकाउंट में लोगों ने पैसे रखे होते हैं, जिसको फिर दोबारा इन्वेस्ट करके बैंक जो है वो 10% तक कम अज़ कम उस पर कमा रहा होता है, और करंट अकाउंट होल्डर्स को उन्होंने 1 रुपया भी उसमें से नहीं देना होता। तो 50% तो वो अकाउंट्स होते हैं तकरीबन, और फिर बाकी जो अकाउंट्स होते हैं सेविंग अकाउंट्स, उसमें भी 2 to 3% जो है इनका मार्जिन होता है। रेट कट्स आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा था लोगों को कि अर्निंग्स इनकी नीचे जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अगर नीचे जाती भी है प्राइस वगैरह, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हर कुछ अर्से बाद एक साइकिल होता है, जब वापस आती है तो दोबारा प्रॉफिट रेट्स वगैरह बढ़ाते हैं गवर्नमेंट वाले। तो एक अच्छा टाइम हो सकता है मीज़ान बैंक के शेयर्स वगैरह या किसी भी बैंक के शेयर्स परचेज़ करने का। मैं पर्सनली ख़ुद जो है इस्लामिक बैंक्स या शरिया कंप्लाइंट बैंक्स ही परचेज़ करता हूँ। स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए तो यही क्राइटेरिया मेरा। ये मल्टीपल डिविडेंड्स जिस तरह कंसिस्टेंटली दे रहा है, तो अगले कुछ सालों में 1-2 सालों में रेट पर फर्दर कट होते हैं और इसकी प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा नीचे जाता है, तो थोड़ी प्राइस अफेक्ट होती भी है। तो आपको जो डिविडेंड साथ साथ मिल रहा है ना, वो आपकी एवरेज कास्ट को कम करेगा, और फिर जब बाद में कभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग्स बढ़ती हैं या फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो उस वक्त फिर ये बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाएगा। वैसे भी जिस तरह से लोग इस्लामिक बैंकिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं और जिस तरह से ये ब्रांचेस बढ़ाई जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो उससे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है कि आप इसको हेड अप कर सकते हैं इस पर। अगेन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने लिहाज से खुद रिसर्च करके करनी है। फोर्थ जो है वो फैसल बैंक लिमिटेड, ये जो है ये इसको मैं भी एक मतलब बहुत ही छोटा सा बैंक समझता था, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इसकी 885 ब्रांचेस जो हैं, ये कुछ अर्सा पहले मैंने एक इस पे वीडियो भी की थी।
इन्होंने सिर्फ 2024 में 133 ब्रांचेस ऐड की हैं, तो ये बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। इसमें जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ के हैं, जो कि मीज़ान बैंक में तकरीबन 3 ट्रिलियन के हैं, 3 टाइम्स है। प्राइस जो है इनकी 89 रुपीज़ है, जो कि 2 साल पहले 22 रुपीज़ पे थी। इसी तरह EPS इसका जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसका तो स्पेसिफिकली ये ब्रांचेस भी इतनी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। जब ब्रांचेस ऐड होती हैं, नए एरियाज़ को ये टारगेट करते हैं, तो उधर जब फिर लोग उन ब्रांचेस का रुख करते हैं किसी भी इस्लामिक बैंक में, स्पेशली जो है वो डिपॉजिट्स वगैरह करवाने के लिए, तो फिर उनके जो ओवरऑल डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। जब डिपॉजिट्स बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है ईयर टू ईयर अर्निंग्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि सारे बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट्स का 8 to 10% अपने पास रखते हैं, बाकी इन्वेस्ट करके उस पर अर्न करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके जो डिविडेंड है वो ये भी साल में 3-4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। पे आउट रेशो जो इनकी पिछले 5 साल की है वो 27 to 94% तक रही है, जो कि एवरेज 50% है। अगेन ये एक बैंक है और इस टाइम पे रेट्स जो हैं, पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी प्राइस अगले कुछ अरसे में इफेक्ट हो सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फिर बैंक्स बेहतर हैं, क्योंकि वो डिविडेंड दे रहे हैं। उससे एक तो उसकी कास्ट कम हो रही है, दूसरा फ़िलहाल आप अगर इसको अच्छी प्राइस पे ले लेंगे और बाद में जब ये ग्रोथ करता है और इंटरेस्ट रेट भी थोड़े बढ़ते हैं, तो फिर उस वक्त ये एक बहुत अच्छा आपके लिए होगा। नहीं भी बढ़ते तो इसका मतलब है इकॉनमी अच्छी जा रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रो करेगा बैंक, तो फिर बाद में आपको फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। इसके बाद 5th ईयर DCR डोलमेन सिटी रीट, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, पाकिस्तान की फर्स्ट रीट है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो होता है डिफरेंट, मसलन बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर डोलमेन सिटी रीट की बात कर रहे हैं तो एक मॉल, शॉपिंग मॉल जो होता है, फिर टावर्स, फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह मिला के ये पूरा एक वो जो है वो प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी, उसको ना यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें फिर रीट मैनेजमेंट कंपनी आ जाती है सेंटर में, जो कि आरिफ हबीब है, जो कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार होती है कि आप जितना भी उससे प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, मसलन अगर रेंटल रीट है, 2 तरह की रीट्स होती हैं। एक डेवलपमेंट रीट होती है जिसका फोकस ये होता है कि एक टावर या कोई एक प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो से खड़ी करनी है, उसको डेवलप करके बेच देना है। उसमें जो फ़ायदा होगा वो आपके सारे जो रीट होल्डर्स हैं उनको मिल जाएगा। तो या तो वो कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट रीट है, तो फिर इसके बाद वो अगला प्रोजेक्ट करेंगे, या फिर वो वहाँ पे ख़त्म होके पर शेयर जितना भी फ़ायदा है वो मिल जाएगा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, और वहाँ पे कंपनी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो है ये रेंटल रीट है। इसमें ये है कि डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, उसकी यूनिट्स बना के डिवाइड सबको दे दी गई हैं, और उसके बाद अब जो भी उसका रेंट और प्रोमोशनल जो बिल बोर्ड्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, उस पर जो भी अर्निंग्स वगैरह होती हैं वो हर 3 मंथ्स के बाद यूनिट होल्डर्स को मिल जाती हैं। रीट्स के केस में जो आपके शेयर्स होते हैं वो यूनिट्स कहलाते हैं। ये रीट्स भी, क्योंकि ये इसका तो मॉडल ही ये है कि साथ साथ जो भी रेंट आना है और जो भी अर्निंग होनी है प्रमोशन की बेस पे, इवेंट्स होती हैं, प्रमोशन जो बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब उन पे जो भी अर्निंग्स होती हैं वो डिवाइड होनी है। तो जो फॉरेन में रीट्स होती हैं वो तकरीबन कुछ रीट्स ऐसी भी होती हैं जो मंथ टू मंथ डिविडेंड देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में 3 मंथ से कम कोई भी नहीं देता। तो ये 3 मंथ्स की इकट्ठी करके अर्निंग्स जो जितनी भी होती हैं वो पे आउट कर देते हैं। इनकी जो करंट प्राइस है वो 38.62 रुपीज़ है, जो कि अभी 1-2 दिन पहले 40 थी। अभी बल्कि डिविडेंड इन्होंने दिया तो वो प्राइस भी उसमें से एक्स हुई है। इसके अलावा ये 2-3 साल पहले अगर आप देखें तो इसकी 13 रुपीज़ पे बैठी हुई थी प्राइस, तो वो 3 टाइम्स एक ह्यूज इंक्रीज़ है। इसकी जो पे आउट रेशो है 32 to 62% है, जो कि एवरेज 45% बनती है, जो कि ये पे आउट कर देते हैं जितने भी अर्निंग्स है उनमें से। जो रखते हैं उसको फिर वो इन्होंने स्पेसिफिक रखा होगा कि मेंटेनेंस के लिए कैश भी रख रहे होंगे, या फिर इनकी जो और इसको डेवलप करने के और प्लान्स वगैरह हैं उसके लिए भी रख रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर जो है इनकी इनिशियली बड़ी है पर ईयर, लेकिन अब एक जगह पे आके स्टेबल हुई है। पी रेशो जो है वो 10.76 इसकी है, जो कि एक ऐसे डिविडेंड पेइंग प्रॉपर्टी के स्टॉक जो कि हर दफ़ा जो है वो डिविडेंड देता है, और उसका मॉडल ही ऐसा है कि उसने देना ही देना है हर 3 मंथ्स के बाद डिविडेंड। वो पी रेशो काफ़ी अच्छी जो है ना उसकी वो 10.76। अच्छा, इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड 6th जो है
शेयर। ये भी मेरा फेवरेट इसी वजह से है कि वो हर क्वार्टर में ये डिविडेंड देते हैं, और सीमेंट सेक्टर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इतनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हैं। अर्निंग्स वाली हैं, बड़ी अच्छी अच्छी अर्निंग्स करती हैं, लेकिन डिविडेंड्स के लिहाज से ये डिविडेंड किंग ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री कहा जा सकता है इसको। इसकी जो करंट प्राइस है वो 530 रुपीज़ है, जो कि 3.5 टाइम्स बढ़ी है। पिछले 2 इयर्स में 146 पे थी, और अर्निंग पर शेयर इसकी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और इसकी पे आउट रेशो भी 100% है। यानी कि जो कुछ भी अर्न करते हैं वो पे आउट कर देते हैं। इनको फ़िलहाल किसी अगले प्लांट के लिए या किसी अगली एक्सपेंशन के लिए ये पैसे नहीं रख रहे, ना ही कोई इनका ऐसा डेट है जो इन्होंने पे करना है आपकी अर्निंग से। तो ये एक इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और इन्होंने रिसेंटली एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस बल्कि काफ़ी ऊपर गई थी और लोगों ने ओवर बाय कर लिया था इसको, और अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी नीचे भी आई है, लेकिन उतनी नीचे नहीं आई, वापस अपनी जगह पे आई है। तो वो एक हाइप जो बनी थी ना, उसकी वजह से वो थोड़ी सी ऊपर गई और फिर वापस अपनी जगह पे आ गई। क्योंकि पता है आपको, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा टाइम लगता है। गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, CBU यूनिट्स, फिर वो टेस्ट होती हैं, उसके बाद प्लांट बंद लगता है और एक टाइम होता है रिटर्न्स आने में। तो पहले एक्साइटमेंट में तो लोगों ने इसको बाय किया, लेकिन फिर अब थोड़ा सा जो है ना वापस अपनी जगह पे आ गए, लेकिन जो अपना पुरानी जगह थी उसे नेगेटिव में उस तरह नहीं गया। तो इसकी भी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, EPS की बहुत ही स्टेबल स्टॉक है उस लिहाज से। 7वें नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। ये तो 15 साल से कंसिस्टेंटली पे आउट कर रहे हैं अपना डिविडेंड एक ख़ास पैटर्न पे। इवन इन 2020 भी इन्होंने जो है वो डिविडेंड दिया था, जब कोविड वगैरह जो है वो बढ़ा हुआ था, तो इनके अपेरेंटली ऑपरेशन जो है उस वक्त भी इफेक्ट नहीं हुए थे। सबसे जो अलग बात है ना इनका जो इनसेन प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका 70% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन उसी प्रोडक्ट की कास्ट बनाने की और सेल तक उसके दरमियान जो मार्जिन होता है वो 70% है। यानी कि 100 रुपये इनके लगते हैं तो उस पर 70 रुपये इनके बच जाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% है। उसमें फिर टैक्सेस, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ वगैरह, जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, मसलन ऑपरेशंस वाले नहीं, जो बाकी HR ये वो बाकी, और ऑफिसेज़ के बिल्स और ये वो सब कुछ करके, फिर भी हर 100 रुपीज़ पे इनको 40 रुपीज़ जो है वो बिल्कुल प्योर प्रॉफिट बच रहा है। नॉर्मली कंपनीज़ का 20%, 10% भी होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, तो 40 तो बहुत मतलब एक यूनिक चीज़ है इनकी। ये वैसे तो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। प्राइस जो है इनकी 600 है, जो कि तकरीबन 33% बढ़ी है पिछले कुछ अर्से में। PE रेशो 7.15 पे है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे इस टाइम पे मौजूद है, इतने इंसेन मार्जिन वाली कंपनी की। अर्निंग पर शेयर इसका 40 रुपीज़ से बढ़ के 137 रुपीज़ पे आया पिछले 5 साल में, और अभी पिछले साल में 85 रुपीज़ पे चला गया। इसी तरह डिविडेंड यील्ड जो है इनकी एवरेज 16 to 17% रही है पिछले 5 साल में। अच्छा, पे आउट रेशो इनकी भी बड़ी मतलब अच्छी है। एक तो इतने इंसेन प्रॉफिट मार्जिन और फिर ऊपर से 80% पे आउट रेशो, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 80% ये पे आउट कर देते हैं, तो वो दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो नए से नए वेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके नई जगह पे ये ऑथराइजेशन लेते हैं। उसके बाद ये नए से नए वेल्स ऑयल के लिए बनाते रहते हैं, एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, जहाँ पे फिर इनको ऑयल गैस मिल जाता है, वो फिर ज़ाहिर है वो सारा जो है वो सेल वगैरह करते हैं। उस पर इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% तक होता है। और इस टाइम पे इनकी 4 to 5 प्लेसेस जो हैं जहाँ पे चल रहे हैं, और हर नए वेल की जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जिनके 4 years 5 years तक भी वो उसमें से एक्सप्लोर कर देते हैं, फिर वो ड्राई आउट हो जाता है। इसी तरह नए से नए इनको एक्सप्लोर करने ही पड़ते हैं, तो इस तरह से इनका बिज़नेस चलता है। तो ये इंसेन प्रॉफिट मार्जिन की वजह से, उसके बाद अपने रेगुलर डिविडेंड्स की वजह से, 80% की पे आउट रेशो की वजह से ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में आता है। अच्छा, इसके बाद एक अगली जो कंपनी है वो मारी एनर्जीज़ है। वो भी ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड है, और वो हाइड्रोकार्बन्स जो होती हैं, मतलब ज़्यादातर इसमें गैसेस वगैरह आती हैं, उनको एक्सप्लोरेशन, माइनिंग वगैरह, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह वो सब कुछ करती हैं।
और इसमें 40% शेयर जो है वो फौजी फाउंडेशन का है, 20% OGDCL, 20% गवर्नमेंट ओन्ड एंड 20% फिर जो है ये फ्री फ्लोटिंग इसके शेयर्स हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये डिविडेंड तो देते ही देते हैं, साथ बोनसेस भी बहुत ज़्यादा देते रहते हैं। तो इनका जो एक रिसेंट बोनस था ना वो 800% का, तो उसका मतलब ये है कि हर ऐसा बंदा जिसने एक शेयर रखा हुआ है उसको 8 शेयर और मारी के मिल गए थे। उसका फिर साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जो उसकी प्राइस होती है वो डिवाइड हो जाती है। मसलन 800% दिया है तो 8 और मिलने हैं, इसका मतलब है 9 पे प्राइस डिवाइड हो गई है। तो आपको जो चार्ट्स वगैरह नज़र आएंगे उसमें एक ह्यूज डिक्लाइन नज़र आएगा, वो असल में डिक्लाइन नहीं है, वो 9 पे प्राइस एडजस्ट हो रही है, तो उसको एज अ डिक्लाइन ना लीजिएगा। उसके बाद की जो प्राइस है उसको इनटू 9 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह उसके बाद की जो अर्निंग पर शेयर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो उसके बाद की जो सेल्स हैं उसको 9 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, अगर वो ग्राफ प्रॉपर कंसोलिडेट नहीं किया हुआ, जो कि इस केस में मैं आपको जो ग्राफ्स दिखाऊंगा वो अनकंसोलिडेटेड ही हैं उस लिहाज से। ये अगर 1-2 साल पहले 1550 पे अगर ये ट्रेड हो रहा था, तो अभी ये अपनी कंसोलिडेटेड प्राइस के मुताबिक, जो कि एडजस्टेड प्राइस है उसके मुताबिक 6327 पे ट्रेड हो रहा है। असल में तो ये 703 पे हो रहा है, जिसको 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने 9 टाइम्स 800% बोनस भी दिया था वो, और फिर इसने डिविडेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं सेंटर में। तो इसकी जो पे आउट रेशो है वो डिविडेंड्स के लिहाज से 55 to 60% है, फिर बोनसेस ये अलग देता है। फिर इसकी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर रही हैं, 547 से 1359 तक इंक्रीज़ की हैं 2024 में, और 2025 में फिर वो नंबर थोड़ा सा नीचे गया 1323 पे। ये अगेन मैं वो एडजस्टेड सेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसका वो बोनस वगैरह मिला था तो उसने थोड़ा सा इसको वो कर दिया। ये भी जो है इसका तकरीबन 37 तक जो है वो 37% तक नेट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये एक डिविडेंड के लिहाज से, बोनसेस के लिहाज से, हर तरह से फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। जिस एवेल्यूएशन पे आपने इसको परचेज़ करना है वो फिर आपने खुद रिसर्च करना है कि जो ऑयल एंड गैस में कौन सी किस पी पे अच्छे शेयर्स होते हैं, ये वो कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो सब देख के तो अपने लिहाज से ही आपने इसको परचेज़ करना है। इससे अगला शेयर जो है वो मिलर ट्रैक्टर्स है। मिलर ट्रैक्टर्स का जो ग्राफ है ना उस पर आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना, क्योंकि वो बड़ा वो जो है ना ऊपर से नीचे 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 आ रहा है। नीचे इसलिए आ रहा है कि वो हर कुछ अर्से बाद ना वो देते हैं बोनसेस। तो बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है कि मसलन 50% बोनस का मतलब ये है जिसने 100 शेयर्स रखे हुए हैं उसको 50 और दे दो। फिर 20% का मतलब है जिसने 100 रखे हुए हैं उसको 20 और दे दो। फिर हर कुछ अर्से बाद वो शेयर्स देते रहते हैं। तो जितने वो शेयर्स देते हैं ना, मसलन 100 वाले को 50 दिए, तो जब उस वक्त अगर एक शेयर की प्राइस 100 थी तो वो ऑटोमेटिकली 66 पे आ जाएगी, क्योंकि बोनस शेयर्स जितने मर्जी देते रहें उससे कैपिटलाइजेशन ओवरऑल कंपनी की बढ़ती नहीं है उस मोमेंट पे जिस पे दे रहे होते हैं। ये होता है उसका इफेक्ट है, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता शेयर बढ़ के उसी प्राइस पे पहुंचने की कोशिश करता है। तो बोनस का फ़ायदा तो वो ज़रूर होता है, लेकिन प्राइस में ना आपको नीचे आता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अगर इसकी प्राइस पिछले मतलब 5 साल पहले अगर 1300 पे थी और अब 500 पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे आई है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जब 1300 पे थी उस वक्त जिसके पास 1000 शेयर्स थे, अभी उसके पास 500 की प्राइस पे तकरीबन 4 से 5000 शेयर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि बोनस ही इतने ज़्यादा मिले। हर कुछ अर्से बाद 20% 10% इस तरह ये देते रहे बोनस। इसकी जो पे आउट रेशो है वो 100% प्लस बनती है, ये बोनसेस और डिविडेंड्स वगैरह मिला के। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 4 to 10% है। प्राइस जो है वो 400 to 500% तक इंक्रीज़ हुई है इसकी। वही बात, जिसके पास आज से 4-5 साल पहले अगर 100 शेयर्स थे तो अभी उसके पास 500-600 शेयर्स पड़े होने चाहिए इसके इतने ज़्यादा इसने बोनसेस वगैरह दिए हैं। फिर मल्टीपल डिविडेंड्स एंड बोनसेस पर शेयर देते रहे। इसकी मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके आप प्रॉपर इसकी वैल्यूएशन उस तरह से देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर जो डिविडेंड्स वगैरह दिए हैं ना उन्होंने रिसेंटली, और अगर आपने कुछ अर्सा पहले इतने के शेयर्स लिए थे तो आप उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। अब इसके बाद आ जाती है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड लास्ट, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में 3rd कंपनी है
जो कि बड़े 3 प्लेयर्स हैं उन्हीं में आती है। ये भी कई सालों से प्रॉफिट में है। डिविडेंड्स जो है ये साल में 2 दफ़ा देती है। तकरीबन जो लास्ट 3 साल हैं इसमें 2 डिविडेंड्स इन्होंने हर साल दिए हैं, और उससे पहले जो है वो 1 डिविडेंड हर साल जो है ये दिया करती थी। इसमें जो पे आउट रेशो है इनकी वो 43% तक है एवरेज, 39 to 51% तक इन्होंने दिए हैं पिछले 5 साल में। EPS जो है इसकी ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रही है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी ईयर टू ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तकरीबन 13% एवरेज। और डिविडेंड इन्होंने पर ईयर 2.5 से शुरू किया 5 साल पहले, और अभी 7 रुपीज़ पर ईयर दे रहे हैं। इसके अलावा प्राइस भी इसकी 36 से 151% पे पहुंच चुकी हुई है। पिछले 2 साल में 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है इसकी प्राइस। इसके अलावा सेल्स इसकी जो है वो 33 रुपीज़ पर शेयर से इंक्रीज़ होकर अभी 113 रुपीज़ पर शेयर है। पी रेशो इसकी जो है वो करंट 9 है, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिहाज से, और ऐसा शेयर जो कि डिविडेंड भी देता हो, बहुत अच्छी है। इसके मुकाबले में अगर आप एग्रो फर्टिलाइज़र देखें तो उसकी पी रेशो तकरीबन 12 to 13 पे इस टाइम पे मौजूद है। ये मैंने आपको तकरीबन 10 शेयर्स ऐसे बताए जो कि डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इनकी जो करंट प्राइसेस हैं उस किस प्राइस पे लेना है, ये सब कुछ बंदे के लिए तो अच्छा हो सकता है जो कि काफ़ी ऐसे से इसको ले रहा है कि, लेकिन शायद आपके लिए अगर आपने ले के स्पेसिफिकली 1-2 साल में दोबारा बेचने हो तो शायद कोई शेयर वो सेंस ना करे, उसको ख़रीदना का सेंस ना बने। तो ये आप जब भी परचेज़ करें तो अपनी रिसर्च करके अपने लिहाज से फिर देख के कि आप कितना अर्सा पैसे अंदर रख सकते हैं, तो फिर आप उसको परचेज़ करें। तो इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप अभी परचेज़ करें तो किसी वजह से इसकी इमीडिएटली प्राइसेस नीचे चली जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो है वो आए। स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है तो उसका एक्सपेक्टेड यही है कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस नीचे ही जाएंगी, लेकिन बाद में फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हो सकता है वो। और वैसे भी हिस्टोरिक जो भी परफॉर्मेंस है वो फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए गारंटी नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।